हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा बंसल और आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स इन ऑब्स्टेटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबॉर्टिफिसेंट्स, जिनको हम एक्बॉलिक्स भी बोलते हैं, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं। इस कैटेगरी में 3 ड्रग्स आते हैं। नंबर 1 इज़ ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 इज़ एर्गोमेट्रिन एंड नंबर 3 इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे सिक्रीट होता है, देन एक्शन ऑन यूट्रस और ब्रेस्ट पे कैसे एक्शन करता है, कौन कौन सी प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, किस रूट से इसे दिया जाता है, इंडिकेशन क्या है, कौन कौन से रेजीम्स हैं, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। सो ऑक्सीटोसिन को हम कडल हार्मोन या फिर हार्मोन ऑफ लेबर एंड लव भी बोलते हैं। नेचुरल ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक नोना पेप्टाइड होता है और सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो होता है वो डेकापेप्टाइड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सेंटोसिनोन एंड पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियस, जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, वहाँ से बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहाँ से सिक्रीट होता है और वाया ब्लड ये यूट्रस एंड ब्रेस्ट पर अपना एक्शन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर मायोमीट्रियम पर भी कम होंगे। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, टर्म प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी मायोमीट्रियम पर बढ़ जाते हैं। इसे हम फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। ये एक मायोमीट्रियल का फाइब्रिल है। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से एक्टिवेट हो जाती है। वो फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करती है, जिससे फर्दर इनोसिटोल फॉस्फेट एंड DAG जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम का रिलीज होता है और प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो जाती है और मायोमीट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स कि यूट्राइन का फंडस पार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट करता है बट लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस जो है वो रिलैक्स करता है, जिससे कि डिलीवरी ऑफ द फीटस हो सकता है। ब्रेस्ट पर ऑक्सीटोसिन के एक्शन को हम लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जब बेबी सकलिंग करता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करता है वाया हाइपोथैलेमस, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीज़ कराता है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराता है, जो कि एल्वेओलाई की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे मिल्क रिलीज़ होता है। तो इसमें हमें 2 चीज़ याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को रिलीज़ कराता है। कुछ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एम्प्यूल। इसका 1 ml का एम्प्यूल, इसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml या फिर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑक्सीटोसिन होता है। पिटोसिन और सिंटोसिनोन की 10 ml की वायल के अंदर 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। 1 ml की कार्बेटोसिन की 1 ml की वायल के अंदर 100 माइक्रोग्राम पर ml कार्बेटोसिन होता है। अगर कार्बेटोसिन को अगर हम ऑक्सीटोसिन से कंपेयर करें तो कार्बेटोसिन का क्विक एक्शन होता है, इसकी T½ भी लॉन्ग होती है और इसको हम IV बोलस दे सकते हैं। डेसअमीनो ऑक्सीटोसिन, इसके अंदर 50 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है और ये बकल टैबलेट्स होती हैं। नेज़ल स्प्रेज में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑक्सीटोसिन होता है। आजकल ऑक्सीटोसिन परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। देन सिंटोमेट्रिन एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन प्लस 0.5 मिलीग्राम एर्गोमेट्रिन होता है। ओनली इसको हम इंट्रामस्कुलर रूट से ही दे सकते हैं। तो कुछ रूट्स हम देखेंगे जिसके अंदर है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन और इंट्रामस्कुलर रूट, बकल टैबलेट्स एंड नेज़ल स्प्रेज। पर IV बोलस हम नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट कार्बेटोसिन। पर ओरल रूट ऑक्सीटोसिन को नहीं दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन को हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में फ्रिज में स्टोर करना होता है, और अगर इसको हम इंट्रावीनस देते हैं तो इसका एक्शन इमीडिएट होता है, और इसको अगर हम इंट्रामस्कुलर देते हैं तो इसका एक्शन 2 to 2.5 मिनट्स लेता है। इसका एक्शन 20 मिनट्स तक रहता है। इसकी T½ जो है वो 4 मिनट्स होती है। ऑक्सीटोसिन को हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में हम अबॉर्शंस के इंडक्शन और उसका
अबॉर्शन को स्पीड अप या फिर एक्सेलरेट करने के लिए और उसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसे स्टॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मोलर इवैक्यूएशन भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसकी डोज 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ड्रॉप्स पर मिनट रहती है। टर्म प्रेगनेंसी में हम इसे लेबर के इंडक्शन के लिए, ऑगमेंटेशन के लिए एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज 10 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रामस्कुलर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ फीटस होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जिसे हम बोलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। परप्यूरियम में हम इसे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज है एटोनिक पीपीएच में 20 to 40 यूनिट्स इन 500 ml NS या RL एट द रेट ऑफ 40 ड्रॉप्स पर मिनट पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। उसमें डोज रहती है 5 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर प्लस पेशेंट को मैनुअली मिल्क निकालने के लिए बोला जाता है। कुछ ऑक्सीटोसिन की ACOG रेजीम्स हैं जो कि 2 टाइप की हैं। फर्स्ट इज़ लो डोज रेजीम, ये हम मल्टीपैरस पेशेंट में यूज़ करते हैं जिसकी स्टार्टिंग डोज 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट होती है जो कि 30 मिनट्स के इंटरवल से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से इंक्रीज़ कर सकते हैं टिल 30 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। हाई डोज रेजीम जो हम प्राइमी पैरा पेशेंट में यूज़ करते हैं इसमें हम 4 to 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से शुरू कर सकते हैं। एट द इंटरवल ऑफ 15 to 30 मिनट्स हम उसे 4 to 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से इंक्रीज़ कर सकते हैं टिल 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। पर जो हम लेबर रूम में यूज़ करते थे वाया ड्रिप सेट वो बहुत ईजी था, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 यूनिट्स इज इक्वल टू 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स एंड 1 ml इज इक्वल टू 15 ड्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन को 500 ml NS या RL में ऐड करते हैं मतलब 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स, तो 1 ml के अंदर 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होगा। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं 2.5 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन को 500 ml NS या RL में ऐड करते हैं जो कि 2500 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स बनाता है। तो 1 ml या फिर 15 ड्रॉप्स के अंदर 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होती हैं। इसको हम 6 ड्रॉप्स पर मिनट से शुरू कर सकते हैं, मींस कि पेशेंट को जो डोज जा रहा है वो 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट से जा रहा है। 6 के टेबल से हमें 6 ड्रॉप्स पर मिनट से इंक्रीज़ करते हुए टिल 60 ड्रॉप्स तक हम इसे ले जा सकते हैं, मींस 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट तक। पर 60 ड्रॉप्स के बाद हमें इसे ड्रॉप्स रेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमें ऑक्सीटोसिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हमें 5 यूनिट्स अगर ऐड करनी पड़ती हैं 500 ml NS या RL के अंदर, मींस कि 1 ml या 15 ड्रॉप्स के अंदर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml होगा। तो हम इसे 30 ड्रॉप्स पर मिनट से शुरू करते हैं, मींस 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट पेशेंट को जा रहा है। तो 6 के टेबल से हम इसे 60 ड्रॉप्स पर मिनट तक ले जा सकते हैं टू अ मैक्सिमम ऑफ 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट। अगर इसके बाद भी लेबर प्रोग्रेस नहीं करता है देन हमें दूसरा कोई मेथड चूज़ करना पड़ता है फॉर डिलीवरी ऑफ फीटस। अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है लेबर रूम में तो हमें 30 यूनिट्स 500 ml NS के अंदर ऐड करना पड़ता है, मीन 60 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। अगर इन्फ्यूजन रेट ऑक्सीटोसिन का 1 ml पर आवर है, मींस पेशेंट को 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिनट जा रहा है और सो ऑन। ऑक्सीटोसिन देते वक्त हमें ऑक्सीटोसिन चार्ट मेंटेन करना होता है जिसके अंदर हमें हाफ आवरली ऑक्सीटोसिन का टाइम ऑफ स्टार्ट कब शुरू किया था, कितने यूनिट्स ऑक्सीटोसिन जा रहा है और कितने ड्रॉप्स पर मिनट से जा रहा है वो देखना होता है। फीटल हार्ट रेट और कॉन्टिन्यूस CTG नोट करना होता है। देन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने होते हैं और हमें आवरली पेशेंट का BP एंड पल्स देखना होता है। तो कहाँ ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाता है, मैटरनल की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा पेशेंट में, या फिर प्रीवियस यूट्राइन का रप्चर हुआ हो या फिर क्लासिकल सिजेरियन हुआ हो, या फिर पेशेंट को प्लासेंटा प्रीविया मेजर और पेशेंट इज़ ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और हार्ट डिजीज़ का पेशेंट, या फिर हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस विद ऑक्सीटोसिन।
रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में मींस जो हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है वो है प्रीवियस सिजेरियन पेशेंट के अंदर। फीटल मैल प्रेजेंटेशन एंड फीटल डिस्ट्रेस के अंदर भी हम ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ डेंजर्स होते हैं, जैसे कि मैटरनल में सबसे पहला है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यूट्राइन हाइपरटोनिया जिसमें जो कि होता है मोर देन की 60 सेकेंड की कॉन्ट्रैक्शन, एंड यूट्राइन टैकिसिस्टली जो कि मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स को बोलते हैं। इसके दौरान हमें ऑक्सीटोसिन को तुरंत बंद कर देना चाहिए और आईवी फ्लूइड शुरू करने चाहिए, और पेशेंट को लेफ़्ट लिटल पोजीशन में लेटने को बोलना चाहिए और ऑक्सीजन फ्लो शुरू कर देना चाहिए। और इसे ट्रीट करने के लिए हमें 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ टर्ब्यूटालिन देना होता है। देन दूसरा कॉम्प्लिकेशन यूट्रस का रप्चर भी हो सकता है। तीसरे में हाइपोटेंशन हो सकता है अगर हम इसे आईवी बोलस रूट से देते हैं तो। चौथा है वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो वेसोप्रेसिन जो है, जो एक एंटीडायरेटिक है, उसके जैसा होता है। तो ये शरीर में पानी को इकट्ठा करता है, जो कि क्यों होता है, अगर हम ऑक्सीटोसिन को बहुत लंबे टाइम से बहुत हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं या फिर विद प्लेन डेक्सट्रोज के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, मींस सोडियम की कमी हो सकती है या फिर एडीमा हो सकता है, दिमाग में पानी इकट्ठा हो सकता है जिसके कारण सीजर या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, पल्मोनरी या फिर फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है, या फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो सकता है। इसलिए हमें आरएल या फिर एनएस ही यूज़ करना चाहिए, और 3 लीटर से ऊपर एक दिन के अंदर हमें फ्लूइड जिसमें ऑक्सीटोसिन हो वो नहीं देना चाहिए। फीटल के अंदर ये फीटल का डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, फीटल डेथ हो सकता है, या फिर फीटल में बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ सकती है। सो गाइज़ ये मेरी प्रेजेंटेशन थी ऑक्सीटोसिन पर। होप है आपको पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।